अंधेरी अंडरग्राउंड टनल में एक सोल्जर अकेला खड़ा था। उसे सामने से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी अंधेरे से कुछ ऐसे क्रीचर्स उसके ऊपर टूट पड़े जिन्हें देखकर कोई भी इंसान कांप जाए। उनका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन चेहरा और स्किन बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। उनके चेहरे पर लोहे के मास्क लगे हुए थे और उनकी हरकतों से साफ लग रहा था कि वह अब नॉर्मल इंसान नहीं रहे। सोल्जर ने पूरी ताकत से उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन क्रीचर्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक क्रीचर ने उस पर झपट्टा मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उसे समझ आ चुका था कि यहाँ से जिंदा निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, ये क्रीचर्स आखिर हैं कौन और एक सुनसान आइलैंड के नीचे इतनी भयानक चीजें आखिर किसने बनाई थी? इस रहस्य का जवाब जानने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। इंडोनेशिया के एक बेहद सुनसान आइलैंड पर कुछ गैंगस्टर्स अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर मौजूद थे। उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि सर्च के दौरान उनके हाथ कुछ ऐसी एंशिएंट चीजें लगी थीं, जिनकी ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत थी। उनके लिए ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं थी, ये सीधे सीधे लाखों की कमाई थी। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बाकी लोगों से थोड़ा दूर चला गया। वह जंगल में आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब चीज पर गई। वह एक पुराना आयरन मास्क था। उसने मास्क उठाकर ध्यान से देखा। उसके दिमाग में तुरंत सवाल आया, इतनी पुरानी चीज इस सुनसान जंगल में आखिर आई कहां से? उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वह अपने साथियों के पास लौटने के बजाय उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे पहाड़ के बीच एक छोटी सी टनल दिखाई दी। बाहर से देखने पर वह जगह बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रही थी, लेकिन उस आदमी के दिमाग में अब लालच और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ चुके थे। उसे लगा कि अगर बाहर इतनी एंशिएंट चीज मिली है तो शायद अंदर इससे भी ज्यादा वैल्यूएबल सामान छिपा हो। और सबसे बड़ी बात, अगर उसे अकेले मिल गया तो उसे किसी के साथ शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। इसी लालच में वह बिना अपने साथियों को बताए टनल के अंदर चला गया। लेकिन अंदर पहुंचते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस टनल को वह बाहर से छोटी समझ रहा था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर मौजूद था। चारों तरफ अलग अलग चेम्बर्स बने हुए थे। यह कोई नॉर्मल केव नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी इंसान ने बहुत सोच समझ कर बनाया हो। वह आदमी हैरानी से हर तरफ देखने लगा। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी खतरनाक जगह में कदम रख चुका है। तभी उसने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, जमीन अचानक धंसने लगी। वह संभलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर नीचे जा चुका था। कुछ ही सेकंड्स में जमीन उसके नीचे से पूरी तरह टूट गई। वह मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। अगले ही पल वह उस गहरे अंडरग्राउंड चेंबर में जा गिरा और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ अंधेरा रह गया। उसके साथ नीचे क्या हुआ, इसका जवाब कई साल बाद मिलने वाला था। समय गुजरता गया। कई साल बाद उसी आइलैंड पर एक नई टीम पहुंचती है। इस बार वहां सिर्फ ट्रेजर हंटर्स नहीं थे, उनके साथ ट्रेंड सोल्जर्स भी थे। इस पूरी टीम को एक बेहद अमीर बिजनेसमैन मैक्स लीड कर रहा था। मैक्स को एंशिएंट और रेयर चीजें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड हैरी एमा भी थी, जो आर्कियोलॉजी से जुड़ी रिसर्च करती थी। लेकिन इस ट्रिप का मकसद सिर्फ घूमना नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज आर्मी ने इस आइलैंड पर कई सीक्रेट बंकर्स बनाए थे। मैक्स को उम्मीद थी कि उन पुराने बंकर्स के अंदर ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो उसकी कलेक्शन की वैल्यू कई गुना बढ़ा दें। इसी वजह से उसने एक कैप्टन और कई सोल्जर्स को भी अपने साथ रखा था। कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी साफ थी और मैक्स और एमा को किसी भी हालत में सेफ रखना। टीम आइलैंड के डेंस फॉरेस्ट में आगे बढ़ रही थी। कैप्टन अपने सोल्जर्स को अलग अलग डायरेक्शंस में सर्च करने का ऑर्डर दे रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक जंगल के एक हिस्से से एक सोल्जर के चीखने की आवाज आई। सभी लोग चौंक गए। कैप्टन तुरंत अपने बाकी सोल्जर्स के साथ उस तरफ दौड़ा। उन्हें लगा कि शायद किसी पर अटैक हुआ है, लेकिन वहां पहुंचकर जो दिखाई दिया उससे मैक्स और एमा भी कुछ पल के लिए डर गए। एक केव के अंदर से इंसान का स्केलेटन बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ ही देर में पता चला कि यह एक सोल्जर का प्रैंक था। उसने सिर्फ बाकी लोगों को डराने के लिए ऐसा किया था। कैप्टन इस मजाक से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने सोल्जर को जमकर डांटा और समझाया कि इस तरह की जगह पर ऐसी हरकत किसी की जान खतरे में डाल सकती है। लेकिन उसी दौरान उन्हें एक बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई। वहां एक पुराना जापानीज बंकर मौजूद था। मैक्स की नजर बंकर पर पड़ते ही उसकी एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने एमा से कहा कि उसे अंदर जाकर चेक करना चाहिए, लेकिन बंकर के अंधेरे रास्ते को देखकर एमा डर गई। उसने अंदर जाने से साफ मना कर दिया। अब मैक्स ने माया की तरफ देखा। तुम मेरे साथ चलो, शायद अंदर कुछ पुरानी चीजें मिल जाएं। माया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मैक्स ने कैप्टन और बाकी सैनिकों से बाहर रुकने को कहा। इसके बाद मैक्स और माया बंकर के अंदर चले गए। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ पुरानी दीवारें थीं, जगह जगह जंग लगा सामान पड़ा था। लंबे समय से बंद कमरों में धूल जमा थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह कई सालों से पूरी तरह वीरान पड़ी हो। मैक्स और माया धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आसपास की चीजों को देखने लगे। कुछ आगे जाने पर उन्हें 2 इंसानी कंकाल दिखाई दिए। माया ने उनके पास पड़े पुराने सैन्य निशानों को देखा। उसने बताया कि ये दोनों जापानी सैनिकों के कंकाल थे। माया आसपास की चीजों को ध्यान से देखने लगी। वह किसी खास चीज की तलाश कर रही थी। कुछ देर बाद उसने मैक्स से कहा कि वे उस चीज के काफी करीब पहुंच चुके हैं जिसके लिए वह यहाँ आई है, लेकिन उसने मैक्स को अभी पूरी बात नहीं बताई। दोनों बंकर से बाहर निकल आए। उन्हें अभी द्वीप
द्वीप के और अंदर जाना था। टीम अब लगातार जंगल के अंदर बढ़ती जा रही थी। द्वीप का यह हिस्सा बेहद घना था। इतने सारे पेड़ पौधे थे कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इनके पीछे छिप सकता था। इसी वजह से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस द्वीप को अपने लिए उपयोगी माना था। यहाँ छिपकर वे दुश्मनों पर नजर रख सकते थे और मौका मिलते ही हमला कर सकते थे। काफी आगे जाने के बाद टीम एक बहुत पुराने खनन इलाके के पास पहुंची। यह इलाका कई सालों से वीरान पड़ा था। तभी अचानक उन्हें उसी खनन इलाके के नीचे एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। सबकी नजर उस दरवाजे पर टिक गई। कैप्टन ने उसे देखते ही कहा कि शायद हमें इसे नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि इसके पीछे क्या मौजूद है। लेकिन मैक्स की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। वह किसी भी हालत में जानना चाहता था कि इस दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा है। हो सकता था वहाँ कोई पुरानी कीमती चीज हो, और अगर सच में कोई खजाना हो तो मैक्स उसे किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं था। आखिरकार कैप्टन को उसकी बात माननी पड़ी। उसने सैनिकों को दरवाजा खोलने का आदेश दिया। सैनिकों ने काफी कोशिश के बाद उस भारी दरवाजे को खोल दिया। अब सभी लोग अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक ऊपर की तरफ से गोलियों की आवाज गूंज उठी। गैंगस्टर्स ने उन पर हमला कर दिया था। कुछ ही पलों में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। कैप्टन के सैनिकों ने जवाबी गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन उनका सबसे पहला काम मैक्स, एमा और माया को सुरक्षित अंदर ले जाना था। सभी लोग तेजी से खनन इलाके के अंदर भागने लगे। तभी गैंगस्टर्स ने उनकी तरफ एक हथगोला फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ। धमाके से खनन इलाके का प्रवेश रास्ता बुरी तरह ढह गया। कैप्टन का एक सैनिक बाकी लोगों को बचाने की कोशिश में मलबे के नीचे दब गया। कुछ ही पलों में रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अब मैक्स, एमा, माया, कैप्टन और बाकी सैनिक सब उसी भूमिगत जगह के अंदर फंस चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। इन गैंगस्टर्स को उनकी जगह का पता कैसे चला और उन्होंने आखिर इन लोगों पर हमला क्यों किया? इस सवाल का जवाब मैक्स के पास था, लेकिन उसने अब तक यह बात सबसे छिपा कर रखी थी। अब उसे मजबूर होकर अपने साथियों को एक ऐसा राज बताना था। तभी वह घायल सैनिक दर्द की वजह से चिल्लाने लगा, सभी लोग उसकी मदद करते हैं। ग्रेनेड के धमाके से पूरा रास्ता पत्थरों के नीचे दब चुका था। धूल इतनी ज्यादा थी कि कुछ देर तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग किसी तरह खुद को संभालते हैं और देखते हैं कि कई सैनिक घायल हो चुके हैं। कैप्टन अपने आदमी को इस हालत में देखकर गुस्से में मैक्स से पूछता है कि आखिर इन लोगों ने उन पर हमला क्यों किया? अब मैक्स के पास सच छिपाने का कोई रास्ता नहीं था। वह बताता है कि उसके पिता भी कई साल पहले इस द्वीप पर आए थे। उन्हें यकीन था कि यहाँ जापानी सेना का छिपाया हुआ बहुत बड़ा सोना और खजाना मौजूद है, लेकिन उनके पिता उस खजाने को कभी खोज नहीं पाए। यही वजह थी कि मैक्स इतने पैसे खर्च करके यहाँ आया था। यह बात सुनते ही कैप्टन का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लगता है कि मैक्स ने यह सच्चाई पहले नहीं बताई। अगर वह पहले बता देता तो शायद उसके सैनिक इस मुसीबत में नहीं फंसते। कैप्टन साफ कह देता है कि अब वह अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन बाहर जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। उनके सामने बड़े बड़े पत्थर पड़े थे और उन्हें कोई दूसरा रास्ता तलाशना ही था। सभी लोग आगे बढ़कर रास्ता खोजने लगते हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है जो नीचे की तरफ जा रहा था। पहली नजर में वह रास्ता एक साधारण गुफा जैसा लगता था, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए उन्हें एहसास हुआ कि यह जगह बाहर से कहीं ज्यादा बड़ी है। नीचे एक बहुत बड़ा पुराना ठिकाना बना हुआ था। सभी लोग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वे एक पुराने लकड़ी के पुल पर पहुंचते हैं। पुल काफी पुराना था, इसलिए सभी संभलकर उसके ऊपर कदम रखते हैं। लेकिन तभी अचानक पूरे रास्ते की लाइटें जल उठती हैं। सभी सैनिक तुरंत रुक जाते हैं। कैप्टन चारों तरफ देखने लगता है। अगर यह जगह कई दशक से बंद पड़ी थी तो फिर ये लाइटें अपने आप कैसे जल गईं? इसका मतलब साफ था, इस अंधेरे ठिकाने में उनके अलावा कोई और भी मौजूद था। कैप्टन सभी को सावधान रहने का आदेश देता है। वे धीरे धीरे पुल पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं। कमरा किसी पुराने भंडार जैसा दिखाई दे रहा था। वहाँ दवाइयाँ, अजीब मास्क और कई तरह का सामान रखा हुआ था, लेकिन यह सामान किसी आम सैनिक के इस्तेमाल का नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी इंसानों पर कोई भयानक प्रयोग किए जाते थे। थोड़ा और देखने पर उन्हें कुछ तस्वीरें और पुराने कागज मिलते हैं। उनमें जापानी सेना द्वारा किए गए प्रयोगों के बारे में जानकारी थी। इन प्रयोगों में पकड़े गए लोगों को बंद करके उनके शरीर पर अलग अलग परीक्षण किए जाते थे। कैप्टन ये सब देखकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जापानी सेना ने ऐसी जगह क्यों बनाई थी। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, अगर यहाँ सच में खजाना था तो उसे इतनी गहराई में क्यों छिपाया गया था? उसी समय मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड एम्मा भी उन चीजों को ध्यान से देख रहे थे, लेकिन पुरानी चीजों की जानकारी रखने वाली पुरातत्व विशेषज्ञ माया को इन दस्तावेजों में कुछ और ही नजर आ रहा था। वह समझ रही थी कि यह जगह सिर्फ खजाना छिपाने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि यहाँ कुछ ऐसा किया गया था जिसे जापानी सेना दुनिया से छिपाना चाहती थी। मैक्स और बाकी सैनिक उस पुराने कमरे को ध्यान से देख रहे थे। कमरे में रखी चीजों को देखकर अब उन्हें यकीन होने लगा था कि यह जगह सिर्फ खजाना छिपाने के लिए नहीं बनाई गई थी। लेकिन तभी दूसरी तरफ खड़े एक सैनिक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई मौजूद है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है। वहां
वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसने चेहरे पर लोहे का मास्क पहन रखा था और उसकी हरकतें भी सामान्य इंसान जैसी नहीं थीं। सैनिक पलक झपकता है और वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। सैनिक घबराकर चारों तरफ देखने लगता है। अब उसे समझ आ चुका था कि इस जगह पर वे लोग अकेले नहीं हैं। इधर बाकी सैनिकों के बीच भी तनाव बढ़ने लगा था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर यह जगह क्या है और मैक्स उन्हें यहाँ क्यों लेकर आया है। तभी माया ने आखिरकार फैसला किया कि अब सच्चाई छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वह कैप्टन और बाकी सैनिकों को बताती है कि यह जगह असल में कोई साधारण खदान नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यह एक अस्पताल था। बाद में जापानी सेना ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और इसे एक गुप्त प्रयोगशाला में बदल दिया। यहाँ दुश्मन सैनिकों और कैदियों को बंद करके उनके शरीर पर तरह तरह के प्रयोग किए जाते थे। माया बताती है कि उन प्रयोगों का मकसद सिर्फ इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं था। जापानी वैज्ञानिक ऐसा सैनिक तैयार करना चाहते थे जो कभी बूढ़ा न हो, जो मरने के बाद भी दोबारा उठ सके, और सबसे खतरनाक बात, जो उनके आदेश पर लड़ता रहे। कैप्टन के लिए यह सब सुनना मुश्किल था। वह इन बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था, लेकिन माया के पास उन पुराने कागजों और तस्वीरों के रूप में सबूत मौजूद थे। अब बात आती है उस सोने और खजाने की। कैप्टन पूछता है कि अगर यहाँ इतना बड़ा खजाना मौजूद है तो उसका सबूत कहाँ है। माया साफ कहती है कि उनके पास अभी पूरा सबूत नहीं है, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि खजाना इसी जगह के अंदर कहीं छिपा हुआ है। यह सुनते ही कुछ सैनिकों की आंखों में लालच दिखाई देने लगता है। उन्हें लगने लगता है कि अगर सच में इतना सोना मिल गया तो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैप्टन अपने सैनिकों को लालच में पड़ता देखकर नाराज हो जाता है। साफ कहता है कि उनका पहला काम यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है, सोना ढूंढना नहीं। उधर घायल जॉन की हालत लगातार खराब हो रही थी। कैप्टन फैसला करता है कि वह एक सैनिक को अपने साथ लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। बाकी लोग इसी कमरे में रुकेंगे। लेकिन मैक्स इस फैसले से खुश नहीं था। वह किसी भी हालत में खजाना छोड़ना नहीं चाहता था। उसने इस अभियान पर बहुत पैसा लगाया था और अब वह खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। आखिरकार मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड एमा और कुछ सैनिकों के साथ आगे बढ़ जाता है। वहीं कैप्टन, माया और घायल जॉन पीछे रुक जाते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन माया से अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है। वह बताता है कि कभी वह बहुत स्वार्थी हुआ करता था। सेना में रहते हुए उसने कई लड़ाइयां लड़ी और कई लोगों की जान ली, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने यह सब छोड़ने का फैसला किया। तब से उसने किसी की जान नहीं ली। माया उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। उधर मैक्स, एम्मा और बाकी सैनिक आगे बढ़ते हुए एक दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं। वहाँ जमीन के नीचे मोटी लोहे की जालियां लगी हुई थी। पूरा कमरा किसी पुराने प्रयोग वाली जगह जैसा दिखाई दे रहा था। तभी मैक्स की नजर जमीन पर पड़े एक पुराने अमेरिकी सैनिक के हेलमेट पर पड़ती है। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब था कि यहाँ जापानी सैनिकों के अलावा दूसरे देशों के सैनिक भी लाए गए थे। वे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें प्रयोगों में इस्तेमाल होने वाला और भी सामान दिखाई देता है। अब माया की बताई हुई बातें बिल्कुल सही साबित हो रही थीं। लेकिन तभी उनकी नजर कुछ बड़े कांच के जार पर पड़ती है। उनके अंदर इंसानों के अलग अलग अंग रखे हुए थे। यह देखकर कुछ सैनिकों की हालत खराब हो जाती है, लेकिन मैक्स अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी नजर अब भी सिर्फ खजाने को ढूंढने पर थी। उधर घायल जॉन के पास कैप्टन और माया मौजूद थे। तभी जॉन को जमीन के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। पहले उसे लगता है कि शायद उसका भ्रम है, लेकिन मिट्टी फिर से हिलती है। ऐसा लगता है जैसे जमीन के नीचे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जॉन घबराकर मदद के लिए चिल्लाता है। कैप्टन और माया तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उसे बचा पाते, जॉन अचानक जमीन के अंदर धंसने लगता है। कैप्टन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन नीचे खिंचता चला जाता है। माया और कैप्टन तुरंत उस जगह की मिट्टी हटाने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद वे नीचे पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं। जॉन मर चुका था। उसका शरीर बुरी तरह गल चुका था और उसके आसपास कई इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। कैप्टन और माया अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि अचानक किसी ने उन दोनों पर हमला कर दिया। एक जोरदार वार के बाद दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दूसरी तरफ बाकी सैनिकों में से एक अकेला आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वही भयानक जीव उस पर हमला कर देते हैं और तभी हमें समझ आता है कि यह वही सैनिक है जिसे कहानी की शुरुआत में अंधेरी सुरंग के अंदर इन जीवों से घिरा हुआ दिखाया गया था। वह पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जीवों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार वह उनका सामना नहीं कर पाता और उनके हमले में उसकी मौत हो जाती है। उधर कैप्टन और माया अभी भी बेहोश पड़े थे और मैक्स, एम्मा और बाकी सैनिकों को अभी बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं वह उन्हें इस जगह के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाने वाला था। कुछ समय बाद कैप्टन और माया को होश आता है। दोनों खुद को उसी अंधेरे कमरे में पाते हैं, लेकिन उनके सामने अब एक और भी अजीब नजारा था। पान मास्क पहने एक आदमी उनके सामने खड़ा था। उसके हाथ में हथियार था और वह लगातार उन दोनों पर नजर रख रहा था। कैप्टन और माया समझ चुके थे कि जरा सी गलती उनकी जान ले सकती है। माया धीरे धीरे उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी वह आदमी खुद को दूसरे विश्व युद्ध का जापानी सैनिक बताता है। वह ऐसी बातें करने लगता है जैसे युद्ध अभी भी चल रहा हो। उसका मानना था कि जापान युद्ध जीत चुका है और उसके सैनिक अभी भी दुश्मनों से लड़ रहे हैं। कैप्टन और माया यह सुनकर हैरान रह जाते हैं। माया उसे समझाती है कि युद्ध खत्म हुए कई दशक बीत चुके हैं। जापान युद्ध हार चुका था और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन वह सैनिक उनकी
बात मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि वे उसे धोखा दे रहे हैं। तभी माया अपने पास मौजूद एक उपकरण निकालती है और उसे पुराने समय की कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि जापान ने युद्ध के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था। यह देखकर वह सैनिक बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही अचानक बदल गई था। कुछ देर बाद कैप्टन उससे पूछता है कि आखिर उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। वह जापानी सैनिक बताता है कि जापानी वैज्ञानिकों ने उन सैनिकों पर कई तरह के प्रयोग किए थे। उन्हें ऐसे इंजेक्शन दिए गए जिनके बारे में वैज्ञानिकों का दावा था कि इससे इंसान कभी बूढ़ा नहीं होगा, लेकिन असल में उन प्रयोगों का मकसद कुछ और ही था। वैज्ञानिक ऐसी सेना तैयार करना चाहते थे और जिसे मारना बेहद मुश्किल हो। ऐसे सैनिक जो गंभीर चोट लगने के बाद भी दोबारा उठ सकें और जरूरत पड़ने पर जापान के लिए लड़ते रहें। इसी प्रयोग की वजह से कुछ सैनिक पूरी तरह बदलकर उन भयानक जीवों में बदल गए थे। जापानी वैज्ञानिकों ने इस जगह से बाहर जाने के रास्ते भी बंद कर दिए थे। जो रास्ते बचे थे उनके बारे में सिर्फ कुछ पुराने सैनिकों को जानकारी थी। कैप्टन और माया ये सब सुनकर हैरान रह गए। उधर मैक्स और बाकी सैनिक उस रास्ते तक पहुंचे जहां से वे बाहर निकल सकते थे, लेकिन वहां भी भारी पत्थर गिर चुके थे। रास्ता पूरी तरह बंद था। अब उनके सामने कोई आसान रास्ता नहीं था। तभी अचानक वही खतरनाक जीव मैक्स पर हमला कर देता है। मैक्स जमीन पर गिर जाता है और जीव उसे खत्म करने वाला ही होता है कि बाकी सैनिक तुरंत गोली चला देते हैं। कई गोलियां लगने के बाद आखिर वह जीव शांत हो जाता है। सैनिक उसके शरीर को ध्यान से देखने लगते हैं। उसके सिर पर कुछ निशान और नंबर बने हुए थे। अब उन्हें समझ आने लगा कि ये वही सैनिक हैं जिन पर जापानी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए थे, यानी इंसानों को बदलने वाला प्रयोग सच में हुआ था। इसी बीच माया को एक दूसरा रास्ता मिल जाता है। वह कैप्टन और उस पुराने जापानी सैनिक को अपने साथ चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ मैक्स, एमा और बाकी सैनिक भी आगे बढ़ रहे थे। वे एक और बड़े कमरे में पहुंचे। कमरे को देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ पहले भी कुछ बहुत बड़ा रखा गया था, लेकिन उन्हें अभी तक वह चीज नहीं मिली थी जिसके लिए मैक्स इस मौत के जाल में आया था। खजाना अभी भी कहीं इसी भूमिगत ठिकाने में छिपा हुआ था और अब उन्हें ये भी पता चल चुका था कि इस खजाने तक पहुंचने से पहले उन्हें सिर्फ पुराने जालों से नहीं बल्कि उन जीवित बचे सैनिकों से भी लड़ना पड़ेगा जिन्हें इंसान से कुछ और बना दिया गया था। मैक्स, एमा और बाकी बचे हुए दो सैनिक आगे बढ़ते हुए एक और बड़े कमरे में पहुंचते हैं। कमरे के बीचों बीच एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ था, लेकिन उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह अब सामान्य इंसान नहीं रहा। उसके शरीर पर पहले से भी ज्यादा प्रयोग किए गए थे। उसकी हालत देखकर एम्मा भी समझ गई कि यहाँ जापानी वैज्ञानिकों ने इंसानों के साथ कितनी खतरनाक चीजें की थीं। लेकिन तभी माया की कही हुई बात मैक्स को याद आती है। जिस खजाने की तलाश में वह इतने दिनों से यहाँ आया था, शायद वह सोना या कोई कीमती धातु नहीं थी। असल खजाना तो यही तरल था। वैज्ञानिकों ने इसे इंसानों पर प्रयोग करके तैयार किया था। अगर यह किसी इंसान के शरीर में पहुंच जाए तो उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता था और वह उन्हीं खतरनाक जीवों में बदल जाता था जिनसे वे अभी तक भाग रहे थे। मैक्स कुछ देर तक उस तरल को देखता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे लेकर जाना सही होगा या नहीं, लेकिन एम्मा के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह मैक्स से कहती है कि अगर यह चीज बाहर ले जाकर बेची जाए तो इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि ऐसी चीज दुनिया में किसी के पास नहीं है। मैक्स भी लालच में आ जाता है। बिना इसके खतरनाक असर के बारे में सोचे वह उस तरल को अपने पास रख लेता है। अब उनका सबसे बड़ा मकसद यहाँ से बाहर निकलना था। टीम आगे बढ़ती है और कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई देता है। सैनिक किसी तरह उसे खोल देते हैं। दरवाजे के दूसरी तरफ एक लंबी गुफा थी। सब लोग धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ कदम आगे जाते ही सभी के पैर वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि सामने का नजारा देखकर किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। गुफा के अंदर बहुत सारे वही खतरनाक जीव खड़े थे और सबसे डरावनी बात यह थी कि वे अकेले नहीं थे, वह पूरी की पूरी एक सेना थी। ये वही सैनिक थे जिन पर जापानी वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। मैक्स और बाकी सैनिक अभी इस नजारे को समझ ही रहे थे कि उनमें से एक जीव अचानक हिलता है, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरी सेना जाग जाती है। अगले ही पल सैकड़ों जीव उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैक्स, एमा और बाकी सैनिक तुरंत पीछे भागने लगते हैं। एक सैनिक रास्ते में फंस जाता है और कई जीव उस पर टूट पड़ते हैं। वह अपनी बंदूक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये जीव उस पर बुरी तरह हमला कर देते हैं। बाकी लोग किसी तरह वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि अगर थोड़ी देर भी रुके तो पूरी टीम मारी जाएगी। वे भागते हुए एक दूसरे रास्ते से नीचे उतरते हैं और उसी हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पहले इंसानों के कंकाल मिले थे। वहां उन्हें अपने घायल साथी की लाश भी दिखाई देती है, जिसे वे पीछे छोड़कर आए थे, लेकिन रुकने का समय नहीं था। उन जीवों की आवाजें लगातार उनके पीछे आ रही थीं, इसलिए मैक्स, एमा और बाकी सैनिक आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक जीव अचानक मैक्स पर हमला कर देता है।
मैक्स जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। एमा उसे देखकर घबरा जाती है। उसे लगता है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो मैक्स भी बाकी लोगों की तरह मर जाएगा। तभी एमा अपनी जेब से वही रहस्यमयी तरल निकालती है। वह कुछ पल उसे देखती है और फिर बिना मैक्स को बताए वह तरल उसके शरीर में पहुंचा देती है। उसे लगता है कि शायद यही चीज मैक्स की जान बचा सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह जिस चीज से मैक्स को बचाना चाहती है वही चीज उसे हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दूसरी तरफ कैप्टन और माया भी लगातार उन जीवों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वह पूरी सेना इस पूरे हिस्से में फैल चुकी थी। कहीं से भी हमला हो सकता था। कैप्टन माया को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक कई जीव उनके सामने आ जाते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए दूसरी तरफ भागते हैं, लेकिन उनके साथ मौजूद वह जापानी सैनिक पहले से ही उन प्रयोगों का शिकार था। वह जानता था कि इन जीवों के सामने ज्यादा देर तक बचना मुश्किल है, इसीलिए वह पीछे रुक जाता है। कुछ ही पलों में वह जीवों से घिर जाता है। वह उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वे उसे भी खत्म कर देते हैं। इधर मैक्स और एमा एक छोटी गुफा में छिप जाते हैं। मैक्स की हालत लगातार बिगड़ रही थी। एमा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक्स के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी नसें उभरने लगती हैं, चेहरा बदलने लगता है और कुछ ही देर में उसका शरीर उसी खतरनाक रूप में बदलने लगता है जिसे वे इतने समय से देख रहे थे। एमा डरकर पीछे हट जाती है। मैक्स खुद पर काबू नहीं रख पाता। अगले ही पल वह एमा पर हमला कर देता है। एमा उस देर में एमा की भी जान चली जाती है। अब दूसरी तरफ कैप्टन और उसके साथ बचा हुआ सैनिक भी उन जीवों के हाथ लग जाते हैं। दोनों पूरी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन सामने पूरी सेना थी। एक एक करके वे दोनों भी घिरते चले जाते हैं। कैप्टन आखिरी समय तक लड़ता है, लेकिन आखिरकार उसकी भी मौत हो जाती है। अब वहाँ सिर्फ माया बची थी। वह किसी तरह उन जीवों से बचते हुए आगे निकलती है। उसे एक रास्ता दिखाई देता है जो पानी की तरफ जा रहा था। माया बिना समय गंवाए उसी रास्ते से पानी में उतर जाती है। वह तैरते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद आखिरकार वह पानी से बाहर आ जाती है। उसे लगता है कि शायद वह बच गई, लेकिन तभी पानी के अंदर से एक और साया उसके पीछे बाहर आता है। माया पीछे मुड़कर देखती है और अगले ही पल वही खतरनाक जीव उस पर टूट पड़ता है। माया को बचने का मौका तक नहीं मिलता। धीरे धीरे पानी से और भी कई जीव बाहर निकलने लगते हैं, फिर एक, फिर दूसरा, और देखते ही देखते पूरी सेना उस सुनसान द्वीप से बाहर आ जाती है। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वे आगे बढ़ते जाते हैं और उनके सामने पूरी दुनिया थी। कई साल पहले जापानी वैज्ञानिकों ने जिस अजेय सेना को बनाने का सपना देखा था, वह सपना अब सच हो चुका था और शायद एक नई तबाही की शुरुआत भी।